भारत में एग्रीकल्चर की स्थिति को और अच्छा करने के लिए और एक किसान के जीवन को और बढ़िया बनाने के लिए कई तरह के चेंजेस लाए गए और कई तरह के एक्ट बनाए गए, जिससे फार्मर को एग्रीकल्चर करने में कोई दिक्कत ना हो और उनका जीवन जो है वो सरल हो। तो ऐसे करने के लिए भारत सरकार ने कई तरह के प्रोग्राम शुरू किए, कई तरह के स्पेशलाइज्ड बैंक शुरू किए जो किसान को लोन देते हैं। तो इस तरह से कई तरह के चेंजेस लाए गए। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो क्या क्या स्टेप्स हैं जिससे कि भारत में एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म से। तो भारत में 1960s के टाइम पर एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन था उस समय पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तो इसके वजह से पॉपुलेशन के बढ़ते हुए पॉपुलेशन की वजह से जो फूड का रिक्वायरमेंट था इंडिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। अब ये फूड का रिक्वायरमेंट को पूरा करना ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से तो हो नहीं सकता था। तो इसके वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, केमिकल का इस्तेमाल किया जाने लगा, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाने लगा और साथ ही साथ इरिगेशन की जो फैसिलिटी थी उसमें नए नए टेक्नोलॉजी को लाया गया। इससे ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था भारत में, कुछ कुछ क्रॉप जैसे राइस, व्हीट, ये सब क्रॉप का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इससे फार्मर की इनकम भी बढ़ी। उसके बाद वाइट रिवॉल्यूशन आया। वाइट रिवॉल्यूशन में जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते थे, इसका प्रोडक्शन बढ़ा। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ है क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, फायर एंड डिजीज़। इसका मतलब है कि किसानों को अगर मान लेते हैं बाढ़ या सूखा या किसी बीमारी की वजह से फसल ख़राब हो रही है, तो इन सब चीज़ों में क्रॉप का इंश्योरेंस भारत सरकार देती है। वो कहते हैं कि अगर इन सब चीज़ों की वजह से आपका क्रॉप ख़राब होता है तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा, आपको उसके बदले पैसे मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। उसके बाद ग्रामीण बैंक बनाए गए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई। ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी करते क्या हैं? ये बेसिकली किसान को लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर उन्हें किसी चीज़ को ख़रीदना है एग्रीकल्चर से रिलेटेड या उन्हें पैसों की ज़रूरत है, तो ऐसे में उन्हें लोन दिया जाता है और वो भी बहुत सस्ते दरों पे, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें लोन दिया जाता है। इसके बाद एक किसान क्रेडिट कार्ड करके किसानों के पास होता है, किसान क्रेडिट कार्ड। इससे क्या होता है कि वो आसानी से कम दरों पे सामान को ख़रीद सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसानों तक फ़ायदा पहुंचाने का। उसके बाद पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS, ये भी एक स्कीम था जिसके तहत किसी भी तरह का जो अचानक से कुछ स्थितियां आ जाती हैं जैसे एक्सीडेंट वगैरह, तो वहाँ पर किसानों को इंश्योरेंस दिया जाता था। तो इससे किसानों का जो मोराल है वो हाई रहता है, इससे वो एग्रीकल्चर में और ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे तरीके किसानों में एग्रीकल्चर को लेकर के और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, समझ डेवलप हो, इसको लेकर के बहुत सारे जो दूरदर्शन नेटवर्क है टीवी चैनल पे, वहाँ पर स्पेशली उनके लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते थे। और हाल के समय में हम देखते हैं कि DD किसान करके एक अलग से चैनल है जिसमें किसान जो हैं किस तरह का मौसम होगा, किस मौसम में किस तरह के क्रॉप को लगाना है, कितना फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है, कितना नहीं करना है। तो इस तरह से किसानी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए DD किसान जैसे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए। तो इससे अवेयरनेस फैलता है, ये भी सरकार के द्वारा की गई पहल है। प्लस MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अगर किसान किसी क्रॉप को उगा रहा है तो उसे नहीं पता होता है कि ये कितने में बिकेगा, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ये प्रावधान किया गया है कि राइस, व्हीट और ऐसे ऐसे 23 ऐसे क्रॉप हैं जिस पे MSP दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी कि अगर उससे नीचे, उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे अगर क्रॉप बिकता है मार्केट में तो सरकार उसे प्रोक्योर कर लेगी, सरकार उसे खरीद लेगी। तो इससे किसानों में ये डर जो होता है कि हमारा जो क्रॉप है वो बहुत सस्ता ना बिक जाए, तो ऐसे में इसको दूर करने के लिए जो सरकार है वो MSP लाती है। जैसे मान लेते हैं वीट है, वीट का प्राइस मान लेते हैं 1900 रुपये है।
तो यहाँ पे सरकार क्या करेगी, वो एक एमएसपी निर्धारित कर लेगी कि अगर 1900 रुपये से कम में अगर बिका कहीं पर भी किसान का अनाज, तो वो 1900 में उस किसान से ख़रीद लेगी, जिससे उसका जो लॉस है वो ज़्यादा नहीं होगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट यही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भूदान और ग्रामदान ये क्या होता है। भूदान और ग्रामदान, तो महात्मा गांधी के एक सहयोगी थे जिनका नाम था विनोबा भावे। तो विनोबा भावे ने क्या किया, एक बार उन्होंने महात्मा गांधी के मरने के बाद एक पद यात्रा निकाली, और इस पद यात्रा में वो पहुंच गए पोंचामपल्ली गांव आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर वो पहुंचे। तो जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे, बहुत सारे किसानों ने उन्हें घेर लिया, और घेर करके उनसे कहा कि आप हमें कुछ ज़मीन मुहैया कराएं, आप हमें कुछ ज़मीन दें जिससे कि हम अपना जीवन यापन कर सकें, हम सरवाइव कर सकें। तो उन्होंने उन्हें ये अश्योरिटी तो उस समय पे नहीं दिया कि हम आपको एक ज़मीन दे ही देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से बात करूंगा। उसके बाद कुछ समय के बाद श्री रामचंद्र रेड्डी, जो कि भारत सरकार में ही थे, उन्होंने 80 एकड़ लैंड 80 गरीब किसानों को दिया। 80 एकड़ लैंड 80 गरीब किसानों को दिया, जो कि जिनके पास लैंड नहीं था। तो इस तरह से ये जो तरीका था, इसे कहा जाता है भूदान। भूदान मतलब ज़मीन को डोनेट करना। तो 80 एकड़ 80 गरीब किसानों को दिया गया, इसे भूदान कहते हैं। उसके बाद यही प्रोसीजर आगे बढ़ा, और बाद में बहुत सारे जो बड़े बड़े ज़मींदार थे और बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, इन्होंने भी अपने गांव को दान कर दिया, जो उन किसानों को जिनके पास लैंड नहीं था। तो इसे कहा जाता था ग्राम दान। ग्राम दान मतलब विलेज को डोनेट करना। तो भूदान मतलब जो 80 एकड़ 80 गरीब किसानों को दिया गया, और दूसरा ग्राम दान जिसमें गांव दान किए गए। इन दोनों तरीक़ों से क्या हुआ कि जो लैंडलेस फार्मर थे उनके पास ज़मीन पहुंची, वो खेती करने लगे, है ना। इससे उनकी जो जीवन है वो सुधरा। अब ये जो इनिशिएटिव था, ये बेसिकली लिया गया था विनोबा भावे की तरफ से। तो इसके वजह से एक और नाम इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ब्लड लेस रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो भूदान ग्रामदान रिवॉल्यूशन जो था, मूवमेंट जो था, उसे हम ब्लड लेस रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में का जो शेयर है जीडीपी में। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूरे कंट्री में साल भर में जो भी गुड्स और सर्विस तैयार की जाती है, जो भी सर्विसेज होते हैं, जो भी गुड्स बनाए जाते हैं, सामान बनाए जाते हैं, वो मिला करके जो इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं जीडीपी। तो एग्रीकल्चर कितना इनकम जनरेट कर रहा है, इंडस्ट्री कितना इनकम जनरेट कर रहा है, और सर्विस कितना इनकम जनरेट कर रहा है, ये तीनों का अगर हम परसेंटेज देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर कितना सहयोग करता है भारत के जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो 2013-14 में 2013-14 में 4.2 था इसका जो परसेंटेज था। मतलब अगर 100% में 4.2% जो था ये अपना योगदान देता था। लेकिन अगर हम 2015-16 में डाटा देखें तो ये 1.1 रह गया है। यानी कि जो एग्रीकल्चर है उसका जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे ड्रॉप ही होता चला जा रहा है, वो उठ नहीं रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इतने सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इतने सारी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन अभी भी किसान की जो हालात हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। तो जीडीपी में सहयोग बढ़ाना एग्रीकल्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर में लगभग भारत का 70% पॉपुलेशन काम करता है। ये चाहे वो डायरेक्टली काम करता है, चाहे वो इनडायरेक्टली काम करता है। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर का जीडीपी बढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक दूसरे तरफ भी इशारा करता है और वो है अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। तो इस वीडियो में हमने एग्रीकल्चर को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए जो स्कीम्स लाए जा रहे हैं, जो लाए गए हैं, उसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू।